नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखा दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी के रविदास घाट से गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये क्रूज करीब 52 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े विभिन्न राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, टूरिज्म इंडस्ट्री के साथी, देश विदेश से वाराणसी पहुंचे टूरिस्ट, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज लोहड़ी का उमंग भरा त्योहार है। आने वाले दिनों में हम उत्तरायण, मकर संक्रांति, भोगी, बिहू, पोंगल जैसे अनेक विविध पर्व भी मनाएंगे। मैं देश और दुनिया में इन त्योहारों को मना रहे सभी लोगों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे पर्वों, दान दक्षिणा, तप तपस्या, हमारे संकल्पों की सिद्धि के लिए हमारी आस्था, हमारी मान्यता का एक अपना महत्व है और इसमें भी हमारी नदियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में हम सभी नदी जलमार्गों के विकास से जुड़े और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की आहट और लगातार हो रही टारगेट किलिंग के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक की है। इस बीच अमित शाह ने सुरक्षा पर चर्चा के लिए तमाम बड़े अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया है। गृह मंत्री का यह दौरा इसलिए भी खास रहा क्योंकि कुछ ही दिन पहले नए साल के मौके पर राजौरी में आतंकियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था और आतंकी हमले के बाद अमित शाह का यह दौरा पहले से ही तय हो चुका था। इसमें बताया गया था कि गृह मंत्री राजौरी हमले के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और सुरक्षा को लेकर अहम बैठक लेंगे। अमित शाह के इस दौरे से पहले पूरी घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और अमित शाह सुबह राजौरी पहुंचे, जहां से उन्होंने डांगरी गांव के लिए रवाना होना था, लेकिन खराब मौसम के चलते वो यहां पहुंच नहीं पाए। इस बीच अमित शाह ने आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों से फोन पर बातचीत की है। पूरे देश के लिए उदाहरण रूप हौसला था। सभी लोगों का कहना था एक क्षेत्र हमारा है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। कुछ परिवार पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से भी आए थे, फिर भी डटकर लड़ने का मूड इतने बड़े हादसे के बाद भी प्रदर्शित होना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आज यहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज के सभी पहलुओं पर और सभी प्रकार की जितनी भी एजेंसियां जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के लिए जिनकी भूमिका है, वो सभी एजेंसियों के साथ विशेषकर जम्मू क्षेत्र के सुरक्षा के इंतजाम को लेकर एक डिटेल बैठक हुई है। आने वाले दिनों में एक बहुत सुरक्षित ग्रिड बनाने के लिए भी यहां पर चर्चा हुई है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुरक्षा एजेंसियां, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो
बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू पुलिस का एसआईए का टीम हो या सेना हो, इस सभी एजेंसियां 100% मुस्तैद है और विश्वास के साथ आने वाले दिनों में इन घटनाओं को रोकने के लिए इनका मनोबल भी बना हुआ है। ये दोनों घटनाएं जो 2 दिन में हुई, उसकी जांच कल ही भारत सरकार ने एनआईए को सौंप दी है। एनआईए और जम्मू पुलिस दोनों मिलकर इस घटना की जांच करेंगे। जांच में एनआईए के साथ जम्मू पुलिस का पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा और विगत 1.5 साल में और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं, लेकिन हमसे बड़े का भाव छोड़ना पड़ेगा। इस बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब इस बीच एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत के इस बयान को लेकर निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं। तो वहीं इस बीच शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना यासुब अब्बास ने भागवत के इस बयान को सही बताया है। क्या इस बीच बातचीत हुई है, क्या बयानबाजी हुई है, वो अब आपको सुनाते हैं। डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं कि वायलेंस करो मुसलमानों के खिलाफ। आप आखिर इतना डरते क्यों हैं मुसलमानों से? आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप रूलर है और हम रूल्ड हैं। कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है, जो एलेज सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। इस बात को आपको समझना है कि भारत के मुसलमान सुप्रीमेसी की बात नहीं करते। भारत के मुसलमान इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। मगर आरएसएस जो आर्यन सुप्रीमेसी और ये तो एक उनका जो स्टेटमेंट है, कास्टिस्ट, एक अपर कास्ट के आदमी का स्टेटमेंट है कि वो तो रूलर और रूल्ड की बात कर रहे हैं। कोई सुपीरियर होने का कहां क्लेम कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि इक्वालिटी दो हमारी इक्वल राइट्स को इक्वालिटी को आप सुप्रीमेसी समझ रहे हैं। असल सुप्रीमेसी तो आपकी है। आप समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है और अगर आप यहां पर रह रहे हैं तो ये तो गोलवारकर ने जो अपने बंच ऑफ थॉट्स किताब में और एक और अपनी किताब में वी आर नेशन डिफाइंड में गोलवारकर ने कहा कि मुस्लिम्स क्रिश्चियंस आर द इंटरनल थ्रेट। वो तो उसी को रिटेरेट कर रहे हैं। हम तो ये शुरू से कह रहे हैं इस बात को। ये हम इक्वालिटी की बात कर रहे थे, आप सुप्रीमेसी की बात, आप सुप्रीमेसी की दिखा रहे हैं अपनी। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप रूलर है और हम रूल्ड हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इक्वल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। अब उनके लिए डाइवर्सिटी एंटी नेशनल है, उनके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस परेशान कुन है। वो तो सिर्फ एक लैंग्वेज, एक झंडा, एक कल्चर की बात करते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि भारत में डाइवर्सिटी है, भारत में हजारों कल्चर हैं, कई जबानें बोली जाती हैं, कई मजहब को मानने वाले हैं। वो उसको मानते नहीं उस चीज को। वो सिर्फ अपनी सुपीरियरिटी को बिलीव करते हैं, इसीलिए तो सब चीजों को मानते नहीं है वो। और आखिरी बात यह है, जब वो वॉर की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं लोगों को। वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं कि वायलेंस करो मुसलमानों के खिलाफ। यह सबसे खतरनाक बात उनके इस इंटरव्यू में है। मैं भी तो उस इंटरव्यू को देखा हूं, पढ़ा हूं। उसमें कौन सी बात है मिलकर रहने की, बताइए। आप तो कह रहे हैं कि आपको अगर रहना है भारत में, पहले तो होते कौन है मुसलमानों को परमिशन देने के लिए कि मैं कैसा अपना फेथ को फॉलो करूंगा, नहीं करूंगा? कैसे आप कंडीशन लगाते मेरे सिटीजनशिप के ऊपर मोहन भागवत? हम यहां पर अपना फेथ एडजस्ट करने के लिए नहीं है। कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है, जो एलेज सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप होते कौन है हमको बताने वाले? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान एक अच्छा बयान है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है और जो वर्चस्व की बात कही है, उसमें हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान
अपने पुराने वर्चस्व उससे कोई भी ताल्लुक का इजहार नहीं करना चाहता। हमारे लिए बाबर, औरंगज़ेब, अकबर, जहांगीर या वो लोग जिन्होंने मुग़लों ने हिंदुस्तान पर राज किया, हमारा उनसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों से जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों से जिन लोगों ने इस मुल्क में कुर्बानी दी है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी गर्दनें कटाई हैं। लिहाजा जो अतीत की बात कर रहे हैं कि अपने पुराने अतीत की तरफ नहीं लौटना चाहिए और मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग अगर से अकबर या औरंगज़ेब या बाबर को अपना आदर्श मान रहे हैं और वो उनकी मदोसना कर रहे हैं, तो उनको कम से कम उनके पास अपने गुप्तचर विभाग है, ये देखना चाहिए कि ये हमारे यहाँ कौन लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो औरंगज़ेब को अपना आदर्श माने, जो बाबर को अपना आदर्श माने, बल्कि हमारे यहाँ आदर्श माना जाता है, रसूल इस्लाम को आदर्श माना जाता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिन्होंने करबला में सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं और उसके पंचिनों पर चलते हुए हम कोशिश करते हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान आने की तमन्ना की थी और जब 100 काल मुसलमानों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी सरहदों से दूर हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, जहाँ मुसलमान तो नहीं मगर। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। 12 जनवरी को भारतीय पत्रकार संघ लीगल विंग महाराष्ट्र और पुणे की ओर से सैकड़ों अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया है। यहां राष्ट्रीय युवा दिन और राजमाता जिजाऊ की जयंती के अवसर पर भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन को उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया। यहां पर विक्रम सेन ने मंच से संबोधित किया और कहा कि अधिवक्ता पत्रकारों के संवैधानिक अधिकारों का रक्षण करता है। युवा पिढीसाठी यांनी अनेक क्षेत्रामध्ये विविध, त्याचप्रमाणे डगे सर यांना सुद्धा या ठिकाणी सन्मानित करण्यात आला आहे। तरी महाराष्ट्र। चैताली हिमांशु झवेरी, आर्या न्यूज की तरफ से। आज मैं हूं पुणे महाराष्ट्र में, जहां पे आज आप देख सकते हैं भव्य आयोजन किया है भारतीय पत्रकार संघ और लीगल विंग महाराष्ट्र की टीम ने, दोनों ने साथ में हाथ मिलाकर आज एक जबरदस्त मुहिम छेड़ दी है। तो देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या हो रहा है। जितना मैं समझ रही हूँ, आज यहाँ पे राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया है और बहुत सारे लोग बाहर से भी आए हैं और बहुत सारे एडवोकेट एक वर्किंग डे होने के बावजूद भी अपना समय निकाल के यहाँ पे मौजूद रहे हैं इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। तो जानते हैं और यहाँ पे कौन कौन गेस्ट आए हैं और किस तरह का माहौल चल रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ चैताली हिमांशु झवेरी और आज मैं हूँ पुणे महाराष्ट्र में और हमारे साथ है भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विक्रम सेन सर जी। तो पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आज यहाँ पे उनको राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान समारोह 2023 में इसी सम्मान से नवाजा गया है। सर, आप प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए और इस इवेंट के बारे में बताइए। आज विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर पुणे की जो हमारी AIJ की लीगल टीम है, उनके अध्यक्ष माननीय श्री कैलाश जी पठारे साहब, योगेश जी तुपे साहब एंड टीम ने जो आज कार्यक्रम रखा है, उसमें लीगल सेल के काफ़ी सारे हमारे साथी आए हैं और ये जो 50 की संख्या में जो एडवोकेट आए हैं, ये भारतीय पत्रकार संघ AIJ का एक अभिनव कार्यक्रम है जिसमें पत्रकार और वकील मिलकर एक अच्छे से एक दूसरे की मदद करने का काम करते हैं। चूँकि हम दोनों का जो काम है, वकालत करने वालों का और पत्रकारिता करने वालों का, समाज का और प्रशासन के बीच का सेतु बन के काम करते हैं। समाज के लोगों में जागरूकता हो, हर चीज़ अच्छे से बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो, कानूनों का पालन हो और इसमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से करना और लीगल जो एक्टिविटीज़ होती है उसको आम जन तक सही तरीके से पहुँचे, इसलिए लीगल सेल और पत्रकारों का जो समन्वय है उसी का मूर्त रूप है लीगल सेल हमारा AIJ का। 22 राज्यों के 460 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में भी हम लोग हैं। 74,000 से ज़्यादा पत्रकार साथी हैं। लीगल सेल के रूप में हम लोग अभी तक 8 राज्यों में
22 में से 8 राज्यों में हमारा लीगल सेल बेहतर तरीके से काम कर रहा है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कैलाश पठारे साहब महाराष्ट्र में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इनसे पहले श्री प्रमोद जी पटेल थे मुंबई हाई कोर्ट के एडवोकेट, वो भी अच्छा सा काम कर रहे थे। इसके जो क्रियाकलाप है वो इस तरह से है कि हम लोग एक दूसरे को राष्ट्रीय परिवार के रूप में देखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने रिसोर्सेस के माध्यम से एक दूसरे की अगर कोई समस्या होती है तो उसका बेहतर से निराकरण करते हैं। अभी तक हम लोग 600 से ज़्यादा बड़े बिग कार्यक्रम कर चुके हैं और निःशुल्क सदस्यता शुल्क होता है, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। हमारे काफ़ी सारे मीडिया संस्थानों से टाई अप है जिसमें हम लोग एक दूसरे को जॉब दिलाने का काम करते हैं अगर किसी को कहीं ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम लोगों के काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी से MOU है, काफ़ी सारे बिग हॉस्पिटल से है, कोचिंग संस्थानों से है, स्कूलों से है, जहां पत्रकार और एडवोकेट्स के परिजन अगर वहां पर किसी कारण से पढ़ते हैं या हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वहाँ उन्हें निःशुल्क से लगा के कुछ % तक की सुविधा का हम लोगों ने MOU किया हुआ है, जिसका काफ़ी सारा लाभ लेते हैं। जैसे पारुल यूनिवर्सिटी, अभी हम NDTV पर देखते हैं रेगुलर पारुल यूनिवर्सिटी का आता है, वहाँ अगर किसी भी एडवोकेट का बेटा या उसका परिजन रिश्तेदार या पत्रकार का परिजन अगर वहाँ पर बच्चा एडमिशन लेता है तो 30% हम लोग उसको स्कॉलरशिप दिलवा रहे हैं। इसके अलावा साथ ही ऐसे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज से हमारा है। ऐसे ही हॉस्पिटलाइजेशन में हम लोग 0 से लेकर 50% तक का काफ़ी सारा हमारा टाई अप है और काफ़ी सारे हॉस्पिटल मदद कर रहे हैं। इसके अलावा किसी की कोई समस्या होने पर राष्ट्रव्यापी हमारा जो नेटवर्क है उसके थ्रू स्पॉट पर ही उन्हें मदद मिलती है और बहुत बेहतर चल रहा है। और इस कार्यक्रम को आज बहुत अच्छे तरीके से आयोजित किया गया। काफ़ी सारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनके सम्मानीय सदस्य यहाँ आए और आपने भी बहुत अच्छी मदद की है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। आप सबका आभार, थैंक यू। तो आपने देखा कि एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आज यहाँ पे हुआ है। सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया है वो है कॉन्सेप्ट, सल्यूट टू द कॉन्सेप्ट के पत्रकार और लीगल विंग एक साथ काम करे और लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद करे। और आज युवा दिन पे आप ये वेल डिज़र्व सम्मान जो आपको मिला है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। एडवोकेट प्रमिला गाड़े जी से मैडम प्लीज़ बताइए आप यहाँ पे कौन से पद पे है और इस प्रोग्राम के बारे में भी प्लीज़ बताएं। नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमिला हरीश गाड़े। मैं अभी महिला सचिव हूँ पिंपरी चिंचवड एडवोकेट बार एसोसिएशन। मैं महिला सचिव हूँ पिंपरी चिंचवड एडवोकेट बार एसोसिएशन। आपने भारतीय महिला संघ ने हमें आज यहाँ पे बुलाया है और बुला के हमारा सम्मान किया है, एडवोकेट को सम्मानित किया है। और उन्होंने जो आज ये कार्य किया है ये बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे जहाँ तक मेरी समझ है मुझे ऐसा लगता है कि एक पत्रकार और वकील एक साथ मिलके एक साथ काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सब चीज़ आसान हो जाएगी और दुनिया को भी हम बदल सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ इस दुनिया में गलत नहीं होगी अगर एक एडवोकेट और पत्रकार एक साथ मिल सकते हैं। मुझे पता है कि एडवोकेट पत्रकार में इतनी बड़ी ताकत है कि वो राजकारण भी बदल सकता है, सब कुछ बदल देता है। तो मुझे ऐसा यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा और हम एज एडवोकेट हम पत्रकार को बहुत सहकार्य करेंगे, आपको सहकार्य करेंगे और जो भी हमारी प्रॉब्लम रहेंगी, आपकी प्रॉब्लम रहेंगी, हम मिल के साथ सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। साथ है एडवोकेट कांता गोरडे जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए मैडम। नमस्ते, मैं एडवोकेट कांता गोरडे पिंपरी चिंचवड एरिया की भारतीय लीगल विंग की प्रेसिडेंट हूँ और हमने पूना प्रेसिडेंट और पिंपरी चिंचवड के प्रेसिडेंट दोनों के सहयोग से आज वो कार्यक्रम हमने आयोजित किया था और हमारे कार्यक्रम के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन ने प्रेजेंटी लगाई और उन्होंने इतना हम लोगों को इंस्पायर किया। और जो पत्रकारिता और मीडिया जो है उन लोगों के जो प्रॉब्लम्स हम
लीगल थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उनको भी कैसा ये फील्ड में आने के लिए उत्तेजित कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने मार्गदर्शन किया। और हम ये कार्यक्रम में आए और हमारा आज वर्किंग डे वकील होने के नाते कोर्ट चालू है, लेकिन वो टाइम हमने इधर स्पेंड किया, लेकिन वो टाइम हमारा वेस्ट नहीं गया। ये कार्यक्रम में हमने इतना एंजॉय किया और सब लोगों से बात वगैरह की, सबने अच्छी तरह से इधर रिस्पॉन्स दिया। इसीलिए सब पदाधिकारियों जो उपस्थित थे ऑल ओवर महाराष्ट्र के और राष्ट्रीय पल्लवी मैडम और विक्रम सेन सर, कैलाश पठारे सर और उनकी पूरी टीम, उनमें भी मैं वो AIG में मैं एक पदाधिकारी के रूप में काम करती हूँ, तो ये काम करने के लिए मेरे को बहुत खुशी होती है और वो मान सम्मान भी बहुत मिलता है। थैंक। तो जैसे कि एडवोकेट गोरडे जी ने हमें बताया कि आज एक वर्किंग डे है, लेकिन मैं खुद आप बता रही हूँ आपको कि ज़्यादातर सारे ही महिला एडवोकेट और इवन बहुत सारे दूसरे वकील भी आज उपस्थित रहे, अपना कीमती समय यहाँ पे दिया है, सोसाइटी को दिया है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। अभी हमारे साथ है एडवोकेट जोड़ सर। जोड़ सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं एडवोकेट गोरखनाथ, चेयरमैन धर्मवीर संभाजी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड प्रिंस एडवोकेट बार एसोसिएशन, एक्स प्रेसिडेंट। सर, आज का जो ये प्रोग्राम हुआ है, जैसे ये लीगल विंग और भारतीय पत्रकार संघ साथ मिलके जो काम करना चाह रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा और उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जो आपने कंसेप्ट लागू किया है, इधर हो रहा है, वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एडवोकेट और पत्रकार यानी कि जर्नलिस्ट एक जगह पर आएंगे तो नीचे अपने देश की उन्नति, सबकी उन्नति होने में, आपका कारोबार अच्छा चलने में बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। यानी कि ये एक जगह पर आए तो जो एडवोकेट लोग की जो समस्या है वो हल करने के लिए पत्रकार आगे आ गए तो निश्चित तौर से आगे जाके वो प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो सर, इट गोज़ वाइस वर्सा, जैसे अगर पत्रकार परिषद को भी कोई समस्या का फेस करना पड़ता है तो हम ऐसा समझते हैं कि लीगल विंग भी उसको उतना ही सपोर्ट करेगी। यस, बराबर। लीगल हम जो पत्रकार कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं उसमें पत्रकार लोग अपना ये उठाते हैं, हमारा जो प्रॉब्लम है उठाते हैं। ऐसा मेरे को जब मैं प्रेसिडेंट था पिंपरी चिंचवड एडवोकेट बार एसोसिएशन का, उस टाइम मैंने एक लीगल प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट IGR उनके अगेंस्ट थी। जब उन्होंने एक परिपत्रक जारी किया था गुंटेवारी के बारे में, तो उसमें मैंने एक पत्रकार परिषद ली थी। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सब महाराष्ट्र और बाहर गई थी, उसके कारण जब ये मैंने जब उठाया था, ये जो IGR ने जो सर्कुलर निकाला है वो गलत है, इसके बारे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था। उसी हिसाब से मेरे को नागपुर से फ़ोन आए, औरंगाबाद से फ़ोन आए, सातारा वगैरह सब सिटी से फ़ोन आए कि आपने जो ये उठाया IGR के खिलाफ बड़ा ये अपना पैर उठाया, वो बहुत बढ़िया है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने बोला उसके लिए हमने रीट दाखिल करना चाहिए। फिर नागपुर में एक रीट दाखिल हो गया, औरंगाबाद में एक रीट दाखिल हो गया और मुंबई बॉम्बे में मैंने खुद रीट दाखिल किया था। उसके हिसाब से औरंगाबाद में कम ये था अपना कम ये, इसके कारण औरंगाबाद का पहला रिजल्ट आ गया और वो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट गया। यानी कि पत्रकारों ने जो ये इसमें जो मुहिम शुरू की, उसका कारण नतीजा ये हो कि आज महाराष्ट्र जो छोटे छोटे लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, एडवोकेट के लिए भी बहुत बढ़िया है। एडवोकेट भी जो एडवोकेट उसके कन्विंसिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एडवोकेट में जो पुणे सिटी में जो एडवोकेट है उसमें से 60% एडवोकेट कन्विंसिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और 40% एडवोकेट आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बढ़िया एक्शन मैंने लिया था। उसके आगे मैंने स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये किया था, जारी किया था, IGR के अगेंस्ट किया था। वो जो अपना जो भ्रष्टाचार हो रहा है जो उसके बारे में आवाज़ उठाया और उसके कारण मेरा पत्रकार परिषद होने के बाद 43 ऑफिसर सस्पेंड हो गए थे। वो 43 ऑफिसर सस्पेंड होने के बाद गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिजल्ट आया औरंगाबाद हाई कोर्ट में
और उसके कारण बाद में यह अपना गवर्नमेंट रिवीजन में गया। रिवीजन का अभी ये हो गया, सब रिवीजन में या हेयरिंग वगैरह सब खत्म हो गया। अभी वो रिजल्ट आने के लिए तय है, एक 8 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा, तो वो भी रिजल्ट मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के अंदर आगे जाएगा। और वो खाली एक ही मेरे पत्रकार का नतीजा है, पत्रकार कॉन्फ्रेंस का नतीजा है, और पत्रकारों ने जो उठाया है उसके कारण वो नतीजा है। तो आपने देखा जहाँ चाह वहाँ राह। अगर किसी चीज़ को शिद्दत से पाना चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, और जब बात सच्चाई की हो, न्याय की हो, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। मित्रों, हमारे साथ है सुहास जी और जानते हैं इस इवेंट के बारे में उनको क्या कहना है। सर, अपने व्यूज़ दीजिए प्लीज़। देखा, बहुत अच्छा फंक्शन था आज। जो कार्यक्रम यहाँ पे भारतीय पत्रकार संघ के तरफ से आयोजित किया था, वकील लीगल विंग के तरफ से जो कार्यक्रम यहाँ पे किया था, पूरा पॉजिटिव एनर्जी इस कार्यक्रम में था। और जो पूरे मेहनत और लगान के साथ आज का जो कार्यक्रम फंक्शन यहाँ पे अटेंड हुआ, यहाँ पे कम से कम 50 से ज़्यादा एडवोकेट आज वर्किंग डे होने के बाद भी कोर्ट का यहाँ पे हाजिर थे। यहाँ पे आने के बाद हमको बहुत अच्छे विचार सुनने को मिले, और जो भारतीय पत्रकार संघ के माध्यम से जो लीगल विंग उनका काम कर रहा है पूरे 22 राज्य में इंडिया के, भारत के, और जो उनका ब्रांच महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र के ब्रांच के तरफ से यहाँ पे एडवोकेट कैलाश जी पठारे और उनके पूरे पदाधिकारी ने जो आज यहाँ पे फंक्शन आयोजित किया था कार्यक्रम, वो कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। और वो कार्यक्रम में जो पत्रकार और वकील लोग हैं, इनके बीच का दुआ जो स्वातंत्र्य पूर्व से चालू है, जो आज भी चालू है, और समाज में पत्रकार और वकील ये दोनों ऐसे स्तंभ है कि ये कानून की रक्षा करते हैं, कानून की मदद से जो अन्याय पीड़ित लोग हैं समाज में उनको राहत देने का काम करते हैं, और ये काम जो है आगे भी चालू रहेगा। और आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सेन साहब, विक्रमजीत सेन सर, उन्होंने भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। उनकी एनर्जी, उनका पॉजिटिवनेस, उनकी पूरी टीम, इनके वजह से आज को हम वकील लोगों को अच्छा पॉजिटिव एनर्जी मिला, अच्छे विचार सुनने को मिले, और इनके विचार को आगे लेने जाने का काम ये जो महाराष्ट्र लीगल विंग की टीम है, इनके साथ हम एकजुट मिलकर करेंगे। ऐसा मैं यहाँ आज के फंक्शन के जो बाद मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो आपने सुना कि एक तो सल्यूट टू दिस आइडिया कि भारतीय पत्रकार संघ और सारे एडवोकेट साथ मिलके एक बेहतरीन लीगल विंग महाराष्ट्र के साथ काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर व्यूज। थैंक यू। और अब रुक करेंगे रामनगरी अयोध्या का, जहां पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण तेजी के साथ किया जा रहा है, और अभी तक करीब 50% का निर्माण कार्य पूरा भी हो चुका है। गर्भगृह की दीवारें पूरी हो चुकी हैं और अक्टूबर साल 2023 तक पहले तल का निर्माण पूरा हो जाएगा। राम मंदिर का निर्माण करीब 50% हुआ है। और आपको ये बताते चलें कि 1992 से तराशे जा रहे पत्थरों का 10 फीट ऊंचा पिलर चारों तरफ खड़ा हो गया है, और अब गर्भगृह के चबूतरे का काम शुरू हो गया है। इसी के साथ ही पिलर को और 10 फीट ऊंचा किया जा रहा है, फिर छत डाली जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मस्थली अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये पत्थर कितने खूबसूरत से लग रहे हैं, और ये जानते कहां पे है? ये प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये तराशे हुए पत्थर वहीं पे लगाए गए हैं। कितनी कलाकृतियां इस पर देखो उकेरी गई हैं, एक एक चीजों को बहुत ही करीने से सजाया गया है। हम इस टाइम है रंग मंडप में, मंदिर का ये रंग मंडप का एरिया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से भी कहना चाहूंगा, दिखाएं, ये रंग मंडप का एरिया है। जैसे आप मंदिर में आप प्रवेश करेंगे, आपको रंग मंडप मिलने वाला है, और इस तरह से देखिए किस तरह से पत्थरों को यहाँ पर कितने करीने से सजाया गया है। एक एक पत्थर देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर कलाकृतियां उकेरी गई हैं, एक एक चीजों को बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर सजाया संवारा गया है। इस तरह से प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक एक चीजों को बहुत ही गहनता के साथ जांच परख कर ही यहाँ पर सुसज्जित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये रंग मंडप का एरिया है, मंदिर का रंग मंडप का एरिया है ये। और
आपको मैं और भी तस्वीरें दिखाता चलूं। ये एरिया भी रंग मंडप का एरिया है, ये भजन कीर्तन का एरिया है। कितने करीने से यहाँ पर देखिए किस तरह से पत्थरों को यहाँ पर तराशा गया है, कितनी खूबसूरती से तराशा गया यहाँ पर पत्थरों को, एक एक पत्थर कितनी खूबसूरती से। मेरे साथ में कुछ यहाँ पे और भी तमाम साथी हैं। देखिए किस तरह से पत्थरों को यहाँ पर ये कितनी खूबसूरती से सजाया गया है, एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से सजाया गया है। मैं आपको ले चलूंगा गर्भगृह की तरफ, कितनी खूबसूरती, एक एक चीज़ों को बहुत ही करीने से सजाने का काम किया गया है। हर एक श्रद्धालु के दिल में जिज्ञासा थी कब प्रभु श्री राम का मंदिर हम लोगों को देखने को मिलेगा, कब दर्शन होगा उस मंदिर का। अब तक कितना निर्माण हो चुका मंदिर का, आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से भी कहना चाहूंगा, दिखाएं कितना निर्माण हो चुका है अब तक प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर का। एक एक चीजों को बहुत ही करीने से सजाकर यहाँ के जो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी के साथ देखकर यहाँ पर सुसज्जित करवा रहे हैं। आपको मैं और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। कलाकृतियों को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध सा हो जाएगा, क्योंकि जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा हो, जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, देखिए किस तरह से सजाया गया है। यहाँ पर पत्थरों को बहुत ही करीने से सजाया गया है, एक एक पत्थर को आप एक एक चीजों के ऊपर बहुत करीब। ये जगह जो है ये रंग मंडप है, यहाँ पर रंग मंडप स्थापित किया गया है और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक एक चीजों को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। हर एक ही व्यक्ति के दिल में जिज्ञासा थी कब प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का, दिव्य मंदिर का दर्शन करने को मिलेगा। वो घड़ी, शुभ घड़ी बहुत जल्द आने वाली है। अब तक कितना निर्माण हो चुका है उसकी तस्वीरें मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, आपसे साझा कर रहा हूँ। देखिए किस तरह से एक एक चीजों को बहुत अच्छे से सजाया गया है। बात की जाए यहाँ के जिम्मेदारों की, तो उन्होंने भी पूरी यहाँ पर पलक पावड़े बिछा रखे हैं कि कितनी जल्दी ये मंदिर बनकर तैयार हो जाए। और जब उनके जिम्मेदारों से बात किया गया तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ये श्रद्धालुओं के लिए मंदिर समर्पित कर दिया जाएगा। आपको और तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से, कितनी खूबसूरती से यहाँ पर प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। हम चल रहे हैं गर्भगृह की तरफ, कितनी खूबसूरती से सजाया जा रहा है इस मंदिर को। देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन भी कहना चाहूंगा, दिखाएं किस तरह से यहाँ पर एक एक चीजों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जा रहा है। एक एक कलाकृतियां देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पर उकेरी गई हैं। ये बेजान पत्थर भी बोल से पड़े हैं, प्रभु श्री राम का जयकारे का उद्घोष कर रहे हैं ये कि कितनी जल्दी ये श्रद्धालुओं के लिए समर्पित किए जाएं, कब प्रभु श्री राम लला यहाँ पर विराजमान होंगे। इनके दिल में भी जिज्ञासा, ये पत्थर देखिए कितने मुस्कुरा के कह रहे हैं कि जल्दी से प्रभु श्री राम का यह मंदिर श्रद्धालुओं को समर्पित किया जाए। मैं आपको और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। हम धीरे चल रहे हैं गर्भगृह की तरफ। आपको पताका दिख रही होगी, ये पताका यही गर्भगृह है जहां रामलला विराजमान होने वाले हैं। आपको एक एक चीजें बहुत ही करीब से दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। एक एक चीजों को बहुत ही खूबसूरती से सजाने का काम हो रहा है यहाँ पर। ये जो सामने एक भगवा पताका फहरा रही है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा, दिखाएं जो भगवा पताका फहरा रही है यही गर्भगृह है जहां पर रामलला विराजमान होने वाले हैं। आइए थोड़ा करीब से आपको तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ की। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है प्रभु श्री राम के, और वो दिन भी बहुत ही करीब आने वाले हैं जब हमारे अपेक्षाओं पर यहाँ के ट्रस्ट के जिम्मेदार खरे उतरेंगे और ये मंदिर समर्पित होगा यहाँ के सभी श्रद्धालुओं को। और मैं आपको बहुत ही करीब से दिखाना चाहूंगा किस तरह से प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आइए, ये गर्भगृह है जहां पर रामलला विराजमान होने वाले हैं। यही वो जगह है जहां पर रामलला विराजमान होंगे। और जो सामने ध्वजा दिख रही है ये है रामलला का गर्भगृह, यहीं पर प्रभु श्री रामलला विराजमान होने वाले हैं। एक एक चीजों को बहुत ही करीब से सजाने का काम कर रहे हैं यहाँ के जिम्मेदार, और पूरी तन्मयता के साथ यहाँ पर एक एक चीजों को बहुत ही करीने से सजाने का काम हुआ है। कैमरा पर्सन रामचंद्र साथ अनिल मिश्रा, आर्य न्यूज, अयोध्या। और खबर अब है आगरा से, जहां पर आगरा ग्वालियर रोड पर छावनी में, यहां पर आपको बता दें कि छावनी परिषद की एक गाड़ी पलटने से महिला की मौत हो गई है। इस महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत करवाया, लेकिन इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि परिजनों ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 1 घंटे तक ये महिला छावनी परिषद के ट्रक के नीचे दबी रही, जिसके चलते महिला की मौत हुई है। अगर समय रहते इस महिला को वहां से निकाल लिया जाता तो महिला की जान बच सकती थी। तुम्हारी मम्मी थी, क्या नाम था मम्मी का? कासम दी। क्या करने आई थी यहाँ?
फिर मम्मी बाजू नहीं चलता और यहाँ पे कम से कम 50 देने के 1 घंटा बाद निकारी और निकार डलिया सब छोड़ के बाज गए घंटे। अच्छा। और मम्मी मैंने अकेली नहीं थी और जंकी में संकीन ने संग दो में। और बिच्छू गैंग की तरह सुमेरपुर कस्बे में AK-47 गैंग सक्रिय हो गया है और ये गैंग कितना बेखौफ है और पुलिस विभाग इस गैंग के आगे कैसे किस हद तक नतमस्तक है, इस बात का अंदाजा इसी वीडियो से लगाया जा सकता है, जहां AK-47 गैंग का फायरिंग करने के साथ ही पुलिस बैरियर के पास हूटर बजाने की ये घटना सामने आई है। ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रही है और गैंग के सरगना समेत उसके कई गुंडे कस्बे में आए दिन मारपीट करते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि AK-47 गैंग का कस्बे में चारों तरफ आतंक है और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर यह गैंग आए दिन हथियारों के साथ फोटोज और वीडियो भी पोस्ट कर रहा है, जो कि तेजी से वायरल हो रही है। यहां तक कि नौजवान युवक AK-47 गैंग का रैकेट चला रहे हैं। और अब रुक करेंगे बुलंदशहर का, जहां पर चोर सराफा की दुकान में घुसकर शटर काटकर दाखिल हुए और उसके बाद शटर काटने से शुरू हुई इस वारदात के बाद गहने चोरी कर फरार हो गए हैं। बताया भी जा रहा है कि पीड़ित ज्वेलर और पड़ोसियों के जागने पर ये चोर अलर्ट हो गए और वहां दुकान की तिजोरी काटने में असफल होकर भाग निकले हैं। पड़ोस में लगे CCTV में इस घटना की जो फुटेज है वो कैप्चर हुई है। साथ ही आपको ये बता दें कि घटना को अंजाम देकर दुकान से निकलते हुए ये चोर कैद हो गए हैं। 60 से 70 हजार के गहनों की चोरी का आकलन हुआ है और पुलिस बाजार में लगे CCTV कैमरों को खंगालने में जुटी है। काकौड़ के झाझर चौकी इलाके में स्थित लकी ज्वेलर्स की दुकान की वारदात है। बुलंदशहर में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल अहमदगढ़ थाने में गांव बरारी की एक युवती ने SSP को बताया है कि उसके साथ 1 महीने पहले ही गांव के 3 युवकों ने अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया। किसी तरह से आरोपियों के चुंगल से बचकर वो घर लौटी और तीनों आरोपियों के खिलाफ अहमदगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया और आरोप यह है कि मेडिकल परीक्षण कराया गया है। कोर्ट में बयान दर्ज होने के बाद भी इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब यह आरोप सामने आया है पुलिस पर कि जब परिजनों के साथ SSP कार्यालय शिकायत करने के लिए महिला निकली तो उसके बाद आरोपियों ने रास्ते में उसका पीछा किया और SSP ऑफिस जाने से रोक दिया। परिजनों ने आरोपियों को 2 गाड़ियों में देखा और SSP अहमदगढ़ ने अब खुद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस को निर्देशित किया है कि 24 घंटे के अंदर इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। बगिया पर गई थी दवाई लेने अपने पापा की शाम के टाइम 4 बजे, तो मुझे वहाँ से किडनैप किया गया था। कौन लोग थे जो किडनैप किया था? साबाज था और इनाम और सियामत, तीनों थे ये लोग। इन लोगों ने मुझे गाड़ी में डाला जबरदस्ती और फिर इन्होंने 1 हफ्ता अपने घर रखा। मेरे संग मारपीट भी की और मेरे संग गलत काम भी किया। इन लोगों ने तो मतलब मुझे किसी लायक भी नहीं छोड़ा, ऐसा कर दिया। तो आप इनके चुंगल से कैसे भागे? आप इन लोगों ने जब मेरे माँ बापों ने रिपोर्ट की, एक तो खाने वाले नहीं ले रहे थे और फिर जब रिपोर्ट की तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती जब पंखे पे टांग दिया, मुझे किसी जान से मार दो, तो कहा कि मैंने बहुत मतलब पैर हाथ पकड़े कि जैसा तुम कहोगे मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। तो जब बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने मुझे नहर पे लाके छोड़ा। तो इन लोगों ने क्या कहा आपसे, क्या करने के लिए? ये मतलब ये कह रहे थे कि जैसा हम बोलेंगे तुझे ऐसा करना पड़ेगा। मतलब ये मार के जान से मार के मुझे मेरे भैया के जुम्मा करना चाहते थे। मैंने इनसे सब मैंने की ठीक है जैसा आप करोगे मैं ऐसा करूँगी, जैसे मतलब इनकी हाँ में हाँ रखती रही मैं। फिर थाने वालों ने भी मतलब मारपीट की मेरे संग थाने में लाकर और इन लोगों ने भी मारा कि जैसा हम कहेंगे ऐसा ही करेगी। तो इन लोगों ने भी यही कहा था मुझसे। थाने वालों ने कब पीटा आपको? यूं ही कि जने कि तुम जैसा मतलब जो है वो सच है, जो वो नहीं बोलोगी, मतलब जो हम कहेंगे वो बोलोगी तुम। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को नफरत की दुकान कहा है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता करते हुए आगे क्या कुछ कहा वो आपको बता दें कि कांग्रेस अहंकारी नेताओं का समूह है। इस बीच संजय ने बीजेपी पर भी आरोप साधा है और क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। 30,000 रुपए टन जितनी मनमानी बोली लग सकती है उतना। तो जब महंगा कोयला विदेशों से खरीदा जाएगा, अडानी की खदान से खरीदा जाएगा, उससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से बिजली के दाम बढ़ेंगे। एक तो बड़ा भ्रष्टाचार
केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर ये कर रही हैं। और कई राज्य सरकारों पे तो दबाव बनाया जा रहा है। जैसे पंजाब की सरकार ने कहा कि भाई हम महंगा कोयला क्यों खरीदेंगे जब हमारे पास सस्ता कोयला है। तो कह रहे नहीं खरीदो, नहीं तो तुम्हारा कोयले का जो हम कोटा है उसको बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी सरकार से कहे कि भाई हम सस्ता कोयला खरीदेंगे, महंगा कोयला क्यों खरीदेंगे। क्योंकि तुम महंगा कोयला अगर खरीदोगे तो उसका दबाव किसके ऊपर पड़ेगा, हमारे ऊपर पड़ेगा, किसान पे, मजदूर पे, झुग्गी वाले पे, आम आदमी पे। तो एक तो कारण ये। दूसरी बात, आप जब बिजली की क्राइसिस पैदा हो जाती है तो आपने ऐसे ऐसे एग्रीमेंट कर रखे हैं जिसमें आपको। और हल्ला पूर्वी से आप विधायक जीवन जोत कौर, उन्होंने जो है वर्करों के साथ लोहड़ी का त्योहार मनाया है। साथ ही इस दौरान विधायक ने पतंगबाजी भी की और विधायक ने देश विदेश से पंजाबी समुदाय को इस पर्व की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि इस खुशियों के त्योहार को अपने वर्करों के साथ मना रहे हैं। लोहड़ी का रिवायती त्योहार जो है उसमें मिठाई बांटकर और पतंगबाजी का जो है एक प्रतियोगिता कर इस त्योहार को मनाया गया है। साथ ही उन्होंने इस बीच लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला है और सभी देशवासियों को इस त्योहार की हार्दिक बधाई दी गई। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देश विदेश ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਈ ਲੋਹੜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਗਾ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਰੋੜੀਆਂ ਗੱਚਕ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਜੂਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ, ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਫਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਹੜੀ? ਸਾਰੇ ਵॉलंटियर्स आज साढ़े इत्थे इकट्ठे हुए हैं, काइट फ्लाइंग चल रही। और हिंदुस्तान की धरती पर फरवरी में 16 देशों के बीच बादशाहत की लड़ाई हो गई। एक दूसरे को हराने के लिए योद्धा जी जान लगा देंगे क्योंकि दांव पर लगा है विश्व कप और हर कोई इस बीच जो है विश्व विजेता बनने के लिए मैदान पर उतरेगा। 13 फरवरी को हॉकी की विश्व कप की तैयारियों में केवल 16 देश के खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरा भारत इस जादुई खेल की तैयारियां कर रहा है। विश्व कप के लिए रेड कारपेट बिछाकर उसका इस्तकबाल कर रही है। जादूगर के देश में जादुई खेल का महासंग्राम शुरू हो चुका है। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला मुकाबला और राउरकेला में विश्व कप की ट्रॉफी का स्वागत लोगों ने शानदार तरीके से किया। विश्व कप की ट्रॉफी के इस्तकबाल में रेड कारपेट बिछाया गया। लोग हाथों में तिरंगा झंडा लिए ट्रॉफी की एक झलक पाने को बेताब नजर आए। और हो भी क्यों ना, हॉकी का जादू है ही कुछ ऐसा। शहर में जब ट्रॉफी प्रदर्शन के लिए निकली तो नजारा नजर आया और इस दौरान यूनियन बैंक की मुख्य शाखा राउरकेला सीआर सड़क के मुख्य प्रबंधक और बैंक के कर्मचारियों ने हॉकी विश्व कप ट्रॉफी के डेली बाजार रोड में प्रवेश करने पर खुशी जाहिर की। और जब बाजार से ट्रॉफी गुजरी तो फ्लैग और गुब्बारों के साथ ट्रॉफी का स्वागत किया गया। ट्रॉफी के शहर में आगमन पर हर कोई बेहद खुश नजर आया। हर तरफ जश्न का माहौल दिखा। अब देखना ये होगा कि क्या भारतीय हॉकी की टीम इस खुशी को
जीत के जश्न में बदल पाती है या नहीं। और इस बीच मोगा में ट्रैफिक सप्ताह के दिन मनाया गया है। यहाँ पर मोगा के ट्रैफिक इंचार्ज अजीत सिंह का कहना है कि हमें अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें ट्रैफिक के सभी रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। ये आखिर हमारी जान की बात है और हमारी जान की कीमत बहुत है। सब तो पहला सारा सत श्री अकाल जी। मानयोग SSP साहब मोगा DSP ट्रैक मोगा जी ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 11 ਤੋਂ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੀਲਰ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਮਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਲਮਟ 40-50 ਹੈਲਮਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਵਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ 5 ਜੀ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਤਮ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ मोगा में धर्म रक्षा मंच की ओर से एक अनोखी पहल की गई है। पहले उन्होंने लोगों की प्यास बुझाने के लिए चलती फिरती पानी की गाड़ियां मुहैया कराई, जो गरीब लोगों को गर्मी में प्यास बुझाने के लिए काफी फायदेमंद हुई। ਇਹ ਧਰਮ ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ। ਠੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ 5-5 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਾਹ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਧਰਮ ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੀ 12 ਟੈਂਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। 1 ਟੈਂਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜਦੇ ਆ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ अलग-अलग। मोगा के कस्बा बढ़नी में बीते दिनों गली में खड़े हो रहे लड़कों को रोकने पर खूनी झड़प हो गई और इस झड़प के बीच एक युवक जख्मी हो गया है और उसे मोगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वीडियो के जरिए हम आपको बता दें कि जो पूरी घटना है वो वीडियो में कैद हो गई है। यहाँ देखा जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर मारपीट करते हैं आपस में और झड़प की ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस की ओर से 2 युवकों को बाय नेम और अज्ञात लोगों पर कार्रवाई करते हुए ये मामला दर्ज कर लिया गया है। ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੜ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੜਨਾ ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਚੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੇਰਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜੋ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਹ ਪਾਸੇ ਖੜ। ਚਲ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ 6-6:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਤੋਂ ਚੀਕ ਰਗੋਲਾ ਪੈ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰ ਤੇ ਬਸ ਸਮਝ ਲਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਸ ਸਮਝ ਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ जो। और अब हरियाणा से खबर है जहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जानकारी देते हुए कहा है कि गौओं के संवर्धन और संरक्षण के लिए सरकार हमेशा तत्पर है। शिव मोहन गौशाला का आज ये भव्य कार्यक्रम था, दिव्य कार्यक्रम था, आध्यात्मिक कार्यक्रम था। 108 कुंडीय हवन जहाँ हुआ है उसी के साथ आज गौओं को गौशाला को महामहिम राज्यपाल का आशीर्वाद मिला है और सब लोगों ने जैसी जिसकी श्रद्धा थी सब ने गौशाला के लिए सहयोग किया है, तन से भी, मन से भी, धन से भी। इसलिए सबसे पहले मैं इलाके की जनता का धन्यवाद करता हूँ। अब वो इस तरह के अध्यात्म से जुड़ के मान्यताओं को कायम करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज नैतिक मूल्य ह्रास हो रहे हैं। नैतिक मूल्य वार्षिकोत्सव समारोह में
महातीर्थधाम शिवमोहन गौशाला जॉर्जसाना रेवाड़ी में संक्रांति और हमारे रेवड़ी के इस उत्सव में मैं भाग लेना मेरे लिए। और चरखी दादरी से खबर है, बता दें कि सड़कों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, तो वहीं ये सब जानते हुए भी प्रशासन और नगर परिषद मूकदर्शक बना हुआ बैठा है। दरअसल चरखी दादरी शहर के मुख्य मार्गों पर दुकानदार रेडी और खोखे लगाकर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं और इस बीच नगर परिषद मूकदर्शक बना हुआ है। अवैध कब्जों के कारण सड़कों पर यहां से गुजरने वाले वाहनों को काफी समस्याएं हो रही हैं। आमजन भी काफी परेशान है और उनका सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी और अतिक्रमण और अवैध कब्जे हटाने के नाम पर केवल खानापूर्ति करते नजर आए। गठित कर दिए रोड वाइज, वो एक बार तो उनको मौखिक रूप में कह दिया है सोमवार या मंगलवार से हम शुरू कर देंगे परमानेंट। ऐसी कोई नॉलेज में नहीं है हमारे, ऐसा होगा तो उसका नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। आ गया तो हम उसको उठवा दें जल्दी। और फिरोजपुर के तलवंडी भाई चौक पर शुक्रवार की सुबह ही गैंगस्टर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। इसमें गैंगस्टर गुरप्यार सिंह के पांव में गोली लगी है और पुलिस ने जख्मी हालत में इस गैंगस्टर को गिरफ्तार कर जीरा सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। तलवंडी भाई SHO इथों की पुलिस ते CIA स्टाफ जीरा पुलिस पार्टी ने नाका लाया सी रात का ही। सवेरे एक व्यक्ति आ उन्हें आके मोटरसाइकिल ते आ रहा सी, ਉਹਨੂੰ मोटरसाइकिल रोकने की बजाय उन्हें पुलिस पार्टी जी खड़ी सी अपनी चैकिंग कराने की बजाय वो तो उन्हें फायरिंग की। जवाबी फायरिंग दे विच साडी पुलिस पार्टी ने आपदा बचाव करते हुए वो तो फायरिंग की। फायरिंग करके ਉਹਦੇ पैर दे विच गोली लगी है तो उन्होंने काबू किया। उदों 38 बोर रिवॉल्वर एक समेत उन्होंने उतों काबू किया। काबू करन ते ਉਹਦੀ पुछगिछ करन ते ये पता लग्या ये अज पिछले कुछ समय तो चौहान जैलर तलवंडी भाई आ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਅਰਸ਼ ਡੱਲੇ ਤੇ ਪੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹ ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਰਸ਼ ਡੱਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।